हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, डिस्कस करेंगे यहाँ से आपके कौन कौन से सवाल आपके पूछे गए हैं और कौन कौन से आपके पूछे जा सकते हैं। वो सभी सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसा लग रहा है वीडियो भाई? वीडियो को कमेंट वगैरह जरूर कर दिया करो। तो चैप्टर चल रहा है आपका जुडिशरी वाला, न्यायिक तंत्र वाला चल रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पर। पहला सवाल शुरू होता है हाई कोर्ट से। पहला सवाल पूछा गया, दो या अधिक राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो भाई साहब, ये संसद के द्वारा की जा सकती है। संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा की जा सकती है। अगर बात करते हैं ये जो आपका आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 में कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कौन से आर्टिकल में? 214 में कहा गया। परंतु 231 के तहत संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, कौन से? 25 उच्च न्यायालय हैं। यहाँ पर अगर बात की जाती है कुल 25 उच्च न्यायालय में से जो मुख्य हैं वो बात करते हैं यहाँ पर। जैसे बॉम्बे है, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है किसका है? तो महाराष्ट्र का है, गोवा का यही लगता है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, यानी इतने सारे के आपके हाई कोर्ट कहाँ है? इन सभी का हाई कोर्ट आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है। किसका? दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, गोवा और महाराष्ट्र। ऐसे याद कर सकते हैं। गोवा के पड़ोस में आपका हो जाता है महाराष्ट्र है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों आपके हो जाते हैं। कलकत्ता तो आपको याद ही होगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसका भी आपका हेडक्वार्टर, इसका भी हाई कोर्ट जो है कलकत्ता में होगा। असम का गुवाहाटी, नागालैंड का गुवाहाटी, मिजोरम का गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी। यानी देखो सभी स्टेट्स का मतलब आपका आसाम का गुवाहाटी, नागालैंड का गुवाहाटी, मिजोरम का गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी। केरल का आपका अगर बात की जाए, केरल हाई कोर्ट जो है केरल का है और लक्षद्वीप का हो जाता है। मद्रास हाई कोर्ट जो होता है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी का हो जाता है। पंजाब व हरियाणा इनका होता है। पंजाब व हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इनको सभी का आपका हाई कोर्ट कहाँ पर? पंजाब में मिलेगा। और दिल्ली का आपका खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो दिल्ली हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 214 से 231 तक बताया गया है। अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से तो आपका कलकत्ता वाले में है। किसमें? कलकत्ता में इसका आपका हाई कोर्ट है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एक से अधिक राज्य हैं? तो आपके कितने हो जाते हैं? 3। कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो 3 में हो जाते हैं। उच्च न्यायालय की अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट का कितना होता है? तो आपका इसमें 65 वर्ष होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसे? प्रेसिडेंट को देता है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, कौन से कथनों पर विचार करना है? और कथन आपके पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, सही है। फिर कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इन सभी का। अगला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्वयं का उच्च न्यायालय है इसका, हाँ ये भी सही है। तो 1, 2, तीनों पॉइंट आपके सही हैं। भारत में संविधान का अनुच्छेद 231 निम्नलिखित में से किसे 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति है? तो ये संसद ही कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 231 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में कथनों पर विचार करना। चलिए विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि देश में 18 उच्च न्यायालय नहीं, देश में आपके 25 उच्च न्यायालय, 25 हाई कोर्ट हैं। इनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक पर है, ये सही है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि आपका अगर दिल्ली है, दिल्ली आपका
यूटी है तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दिल्ली में तो आपका हाई कोर्ट बनता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो इसमें कितने पॉइंट सही हैं आपका? ओनली 4 वाला सही है, ठीक है, ओनली 4 सही है, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला पॉइंट गलत है, ये तो गलत था, ये भी आपका गलत है। पहला वाला 18 तो गलत था, तो ये ओनली 4 वाला सही है। भारत में निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं। कह रहा है कि द्विपक्षीय अपीलीय उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गलत है, राष्ट्रपति करता है। यही तो पूछा गया था। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों से संबंधित उपबंध है। इसके अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया 214 प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, ये तो आपका इसमें नहीं हो जाता है। अभिलेख न्यायालय आपका अगर बात की जाती है तो 216 में आता है, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। 214 है आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, कि आपका आर्टिकल 215 है। 216 है उच्च न्यायालयों का गठन। 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके पद की शर्तें, ठीक है। पद एवं शर्तें की बात आपका 217 में कहा गया। 216 में आपका उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई। 215 में एक अभिलेख न्यायालय की चर्चा की गई। 214 में आपका प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय आपका होगा, ये बात की गई है। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो आपका ये हो जाता है कौन सा भाई? तो बम्बई वाला और गुवाहाटी वाला। लेकिन आपका अगर बात की जाती है सबसे अधिक बेंच हैं, तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर डी माना है। यद्यपि स्थिति के अनुसार बम्बई उच्च न्यायालय की 3 बेंचें हैं, जैसे आपका नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3 बेंचें हैं, आपका कौन सी? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। तो ये 2 आंसर इसमें हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है कौन सा? बॉम्बे वाला और आपका गुवाहाटी वाला। तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है इसके 3 बेंच हैं, नागपुर, पणजी और आपका जो औरंगाबाद। और यहाँ पर अगर बात की जाती है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3 बेंचें हैं, कौन कौन सी? आपका ये हो जाता है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। अगला सवाल पूछा गया आपसे कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो ये किसने कहा था? न्यायाधीश HR खन्ना ने कहा था, ठीक है। क्या बताया था इन्होंने? प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ये उत्तर आपका सही हो जाता है। किसने कहा था? HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के 1/3 जो न्यायाधीश होने चाहिए दूसरे राज्य से होने चाहिए। ध्यातव्य हो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर विधि आयोग का गठन होता है। अगला सवाल आपका पूछा गया, क्या पूछा गया? कोई व्यक्ति, हाँ ये आपके कथन, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवचन या कार्य नहीं कर सकता। ये गलत, ये हाई कोर्ट वाला नहीं भाई।
नहीं, यहाँ पर अगर बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये चर्चा करता तो ये वाला सही था, लेकिन हाई कोर्ट के बारे में भाई साहब गलत है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए के लिए अर्ह नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर नहीं किया है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका रहा आपका आर्टिकल 210 के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जिसमें जिसमें कि उसने स्थायी न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिर करा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या फिर वो न्यायाधीश रहा हो, ऐसा कुछ न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ठीक है, अगला सवाल, भारत राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा भाई साहब की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। ध्यान रखना भाई, कौन दिलाता है? न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल दिलाएगा, और या फिर उसके द्वारा कोई नियुक्ति व्यक्ति होगा वो दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो होते हैं, वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर आर्टिकल 221 में बोला गया, जबकि पेंशन जो दी जाती है भाई साहब वो भारत की संचित समेकित निधि यानी संचित निधि से दी जाती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जाता है। पेंशन देगा केंद्र से जो संचित निधि होती है, बाकी जो वेतन वगैरह जो इसको मिलेगा, न्यायाधीश को मिलेगा, वो आपका होता है, क्या होता है भाई साहब? वो आपका राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 224 के अनुसार कार्यकाल न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा की कार्यकाल न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है भाई साहब, आगे बात करते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। स्टेट्स का जो होगा गवर्नर वो दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। दूसरा वाला उत्तर भाई साहब सही है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो पेंशन पूछा है तो भाई भारत की संचित निधि से दी जाती है। ओके, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसमें भैया बहुमत होना चाहिए। ठीक है, और वो भी महाभियोग वगैरह। तो ये देखना, संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा उत्तर भाई साहब सही है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आर्टिकल 124 के खंड 4 में, अच्छा हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का 124 का 4 है और 217 का एक ही हाई कोर्ट वाला हटाने वाला सिस्टम बताया गया। रीति से हटाया जा सकता है और आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। इस प्रस्ताव का सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार सिद्ध हो जाएंगे, कदाचार और अक्षमता, तभी वो हटाया जा सकता है। कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई साहब विचार करते हैं, और विचार करते करते तो ठीक है, पहला सवाल पूछा गया,
पहला कथन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। एकदम लल्लन टाप है, सही बात है। उच्चतम न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अधिवाचन अभिवचन नहीं कर सकता है। ये गलत है। ये उच्च न्यायालय नहीं है यार, अगर उच्चतम न्यायालय होता तो सही ठीक बैठता, तो इसलिए ये पॉइंट भाई साहब गलत हो गया है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय में की जाती है। कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं वो आपका उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति की जाती है। एक्टिव जो जजेज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो आपका आर्टिकल 224 के तहत किए जाते हैं। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो वह किसके अधीन होगा? तो वह भैया उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के अधीन होगा। तो ये सही है। ए वाला, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करते समय न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है क्या? अगर अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करते समय न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है, वरन एक सामान्य प्रशासनिक व्यक्ति होता है जो कि सभी न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि आपका लोकहित मुकदमा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हों। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं है? तो पहला कह रहा है कि उच्च न्यायालय कुछ अधिकारों की रक्षा करने में जन साधारण की रुचि है, सही है। लोक कर्तव्य का प्रवचन, सही है। न्यायालय लोक सेवकों के पिछले अभिलेखों की जांच कर सकता है, हाँ कर सकता है। वैयक्तिक क्षति या हानि एक आवश्यक तत्व है, ये गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे अगला सवाल बात करते हैं भाई साहब। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। जनसाधारण की रुचि के अनुसार अधिकारों की रक्षा, लोक कर्तव्य का प्रवचन, न्यायालय लोक सेवकों के पिछले अभिलेखों की जांच जैसे लोक हित मुकदमे उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। कोई भी व्यक्ति लोकहित मुकदमा दायर कर सकता है, उसके लिए व्यक्तिगत क्षति या हानि आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल क्या पूछा गया है? यहाँ पर भारत में किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को एक्स यहाँ पर फिल करना है। एक्स का मतलब क्या है? क्षेत्राधिकार को बढ़ा, सीमित तथा समाप्त नहीं कर सकती है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत में किसी भी राज्य की विधायिका विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा, सीमित, समाप्त नहीं कर सकती है। इस संबंध में अधिकार सिर्फ और सिर्फ भाई साहब संसद को ही है। ठीक है, संसद को है। अगला सवाल क्या पूछा गया? अगला सवाल आपसे पूछा गया है और इसमें पूछ रहा है आपसे कौन सा सही है। ठीक है, कथन आपके कौन से सही है? कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि से संबंधित किसी प्रश्न का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, हाँ सही है। सामान्य विधि से संबंधित अपीली संबंधी अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदत्त हैं, नहीं। ठीक है, गलत है। और फिर कह रहा है कि प्रलेख जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा क्षेत्राधिकार है, हाँ ये सही है पॉइंट। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट कह रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है कि इस जनपदीय न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों के पदस्थापन, प्रोन्नति आदि की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाती है तो आपका 1 और 3 वाला पॉइंट आपका सही हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को विधि के, अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल इसका पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जो न्यायालय को विधि के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 143 में कहा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और प्रोन्नति के बारे में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। ये आपका 233 कहा गया है।
उच्च न्यायालय की रिट निकालने की अधिकारता अधिक विस्तृत है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय तभी रिट निकाल सकता है जब किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, जबकि हाईकोर्ट आपका मूल अधिकार के मामले में तो रिट निकालता ही है। वह सामान्य विधिक अधिकार के मामलों में भी रिट निकाल सकता है। यदि सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार ऐसे मामलों से रिट ही उचित उपचार है तो ठीक है, तो ही आपका निकाल सकता है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय अरे भाई उच्च और फिर लिखा है उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा था, वो कौन थे? स्वेच्छा से न्यायमूर्ति कन्नन थे। न्यायमूर्ति कन्नन महोदय ने अपने स्वेच्छा से ही भैया परिसंपत्ति जनता के सामने रख दी थी। क्या बात है, ठीक है। सबसे पहले न्यायमूर्ति जो आपके पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के कन्नन ने सबसे पहले ब्लॉग शुरू किया। इसकी कानूनी टिप्पणियां एवं चर्चाएं उनके ब्लॉग पर हैं। उन्होंने ब्लॉग पर ही संपत्ति घोषित की। ऐसा करने वाले वे पहले न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके अधीनस्थ न्यायालय से आपके कौन-कौन से सवाल यहाँ से बन सकते हैं, वो सभी कवर करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है भाई वीडियो वगैरह? तो लाइक वगैरह ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, अपने भाई को थोड़ा बहुत भाई सपोर्ट कर दिया करो, बहुत मेहनत पड़ती है। और चैनल पे अगर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। पैसे वगैरह यार अभी कुछ नहीं, जब मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और कुछ भाई आपकी अगर कोई डिमांड हो या कुछ भी हो तो आप भाई डिमांड कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, तो वो भी आपकी पूरी कर दी जाएगी। अगला सवाल 143 यानी 143 नंबर का सवाल है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो आपका मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ये तो सही है। सेशन न्यायाधीश ये भी सही है। लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश ये आपका नहीं शामिल होगा। जिला न्यायाधीश का अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो आपका अधिकरण न्यायाधीश, आपका ट्रिब्यूनल जज आपका शामिल इसमें नहीं होता है। बात करते हैं यहाँ पर अधिकरण न्यायाधीश संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 236 ए के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में विचार करना है। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। सही है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही पॉइंट है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। सही है। और यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे, तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। तो ये भी आपका सही है। चारों के चारों पॉइंट आपके भाई साहब सही है, ठीक है। आपकी बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया भारत में न्यायपालिका के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। भारत में जिला न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिविल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय है। गलत है। मुंसिफ के न्यायालय की सिविल और दंडिक दोनों अधिकारिता होती हैं। ये भी सही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड आरोपित करने की शक्ति होती है। हाँ होती है, लेकिन वो वेरीफाई करा जाता है, उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा वाला वही उत्तर आपका गलत हो जाता है।
चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। किसके? भई हाई कोर्ट के अधीन होंगे। और इसके इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय तथा मुंसिफ न्यायालय आदि आते हैं। जिला न्यायालयों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है, क्योंकि यह जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। कौन करता है? जिला न्यायाधीश करता है। और जिला न्यायाधीश कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। इसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है, क्योंकि जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश तथा जब वह फौ जिला न्यायाधीश जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है और जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। यानी बंदा एक ही है, उसको दो-दो नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है? जब दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे जिला न्यायाधीश कहेंगे और जब वो फौजदारी तो सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। आगे बात करते हैं। जिला न्यायाधीश के पास में न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। ये सिविल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय नहीं है, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसी को मृत्युदंड देने का अधिकार रखते हैं, किंतु उसे उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जा सकता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे। मुंसिफ न्यायालय सबसे सबसे निचला स्तर का न्यायालय है। इसे सिविल और दंडिक दोनों मामलों पर अधिकारिता होती है। अगला सवाल भाई साहब पूछा गया है कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। 1 नंबर की बात है, सही बात है। अगला क्या बोला गया है? कारण बोला गया है जिला न्यायाधीश के पास में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर परिवीक्षी शक्ति भी होती है। तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो सही है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका 233 में है। किसमें? 233 में है, 233 में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? सवाल आपसे पूछा गया है, क्या भाई सवाल पूछा गया है? 1 मिनट। हाँ, कह रहा है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो कह रहा है कि संसद विधि द्वारा संघ या राज्य दोनों ही स्तरों पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है। लोक सेवाओं के लिए नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की सेवा शर्तों से संबंधित शिकायतों एवं विवादों की जांच पड़ताल न्यायाधिकरण कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। संसद के द्वारा कानून द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण अपील करने की विशेष इजाजत देने के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं। ये गलत है, ठीक है। न्यायाधिकरणों की स्थापना करने वाला कानून प्रक्रियाओं के लिए उपबंध कर सकता है, जिसमें अनुसरण किए जाने के लिए साक्ष्य के नियम भी शामिल हैं। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो ये हो जाता है 1 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों के, ये तो सही पॉइंट है, ठीक है। फिर 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तो 2 लाख ट्रांसजेंडर आएगा और यहाँ पर 1 लाख आपका 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका दोनों सही होते हैं, बाकी ओबीसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सभी ये भी गलत है। तो अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो ट्रांसजेंडर के लिए आपका है 2 लाख और 1 लाख है जो आपका व्यक्ति 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति जो हैं वो आपका शामिल हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर इसमें थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 39A के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि जिससे समानता के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया है।
इसकी धारा 12 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य मानव दुर्व्यवहार, बेगार का शिकार व्यक्ति, स्त्री या बालक, बहुविनाश, जाति हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार इत्यादि विधिक सेवा के हकदार होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 12 जा में विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए आय सीमा के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में अलग अलग राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए की आय सीमा भिन्न भिन्न होती है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति, 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक और 2 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर विधिक सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से पूछा गया है। भाई साहब क्या पूछा गया है? एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है तो प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपका हो जाता 1976 द्वारा संविधान के भाग 14A में आपका ये जोड़ा गया था। ठीक है, और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 323A के तहत आपका दी जा सकती है। पूछा गया अगला, यहाँ पर कथन और कार्य कथन दो दिए गए हैं। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ। सीएटी के सदस्य आपके न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो आपका ये ओनली 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाती है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे सीएटी की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था, गठित हुई थी। सीएटी के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, इसलिए आपका पॉइंट नंबर ओनली 2 सही है, क्योंकि उसमें लिखा था कौन? लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन वो गलत है। लोक अदालतों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो चलिए बात कर लेते हैं। लोक अदालतों में भैया पैसा नहीं लगता है। लोक अदालतें क्या होती हैं? लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। डी वाला उत्तर आपका सही है। सही वाला तो पूछा था। ठीक है, अब बात करते हैं लोक अदालतों के बारे में, यहाँ से आपकी चर्चा होगी। तो भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा विधिक सहायता एवं स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है। स्थायी लोक अदालतों के संचालन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त तथा उच्च सेवारत न्यायाधीश और सदस्य सचिव के रूप में वरिष्ठ जिला जज की नियुक्ति की जाती है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 जो 1994 में संशोधित हुआ की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा। इसके अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील नहीं होगी। लोकहित मुकदमा किससे संबद्ध किया जा सकता है? तो लोकहित मुकदमा आपका न्यायिक सक्रियवाद मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म से आपका जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपका देख लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सी सत्ता आधिकारिकी लोक अदालतों का आयोजन नहीं करती है? तो पंचायती जो समितियां होती नहीं करती हैं, बाकी तालुका विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकारी, उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति। तो जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ा गया था 1987 का जो आपका विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम जो आया था उसी के तहत चर्चा हो रही थी। लोक अदालतों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई साहब विचार करते हैं। कह रहा है कि एक लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है। इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है, तो ये आपका नहीं होती है। ठीक है, ये तो पॉइंट आपका सही दिया गया है। कह रहा विवाद संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है। सभी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ग्राम न्यायालय की बात की गई है। चलिए देखते हैं। तो ग्राम न्यायालय की बात की जाती है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ये गलत है। ठीक है,
यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ तथा सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा सही है। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार ग्राम न्यायालयों को इस अधिनियम में प्रदान किए गए स्तर तक दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः वाक्यांश एक आपका असत्य है। ठीक है, दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अनुसार कौन सा अधिनियम 2008 का, ठीक है, ग्राम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित इस प्रकार की योग्यता और अनुभव है को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की योग्यता प्रदान की जा सकती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निगेटिव सेंस पूछा गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। हाँ, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जिला फोरम की कोई सदस्य महिला होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल एवं सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ये गलत है। ठीक है, उपभोक्ता, अगला पॉइंट है उपभोक्ता के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हाँ, तो ये सही है पॉइंट। जिला न्यायालय उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख से अधिक नहीं होता है। ये भैया पॉइंट देखने वाला है। ठीक है, 20 लाख से अधिक नहीं होता है। अगला सवाल, किससे जुड़े कारणों से संसद निवारक निरोध की विधि का अधिनियमित करने के लिए हकदार है। तो ये आपका रक्षा है, विदेश मामले हैं, भारत की सुरक्षा से संबंधित, ये सभी आपके हो जाते हैं, सभी इसमें हकदार होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 के अंतर्गत एक न्यायिक परिषद को स्थापित करने का विचार है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी। और संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है। दूसरा पॉइंट आपका सही है। न्यायपालिका के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा उन्हें और अधिक जवाबदेह बनाने के हेतु तत्कालीन केंद्रीय कानून व न्याय जो मंत्री थे HR भारद्वाज ने संसद में न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 विचारार्थ रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यों तथा व्यवहार, दोषारोपण आदि के विषय में शिकायत करने पर उनकी जांच करना है। यह जांच राष्ट्रीय न्यायिक परिषद करेगी। अच्छा, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायाधीश से कोई शिकायत है तो वह व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायिक परिषद में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 जो है 2006 से लागू हुआ है। इसके तहत पीड़ित महिला किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है। तो भैया ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। स्वाहा। ठीक है, अगले चैप्टर हम लोग बात करेंगे, वो चैप्टर होगा कौन सा, स्थानीय स्वशासन। तो भैया वीडियो कैसा लगा है, तो वीडियो में आपको क्या करना है, पहली बात तो भैया वीडियो को आप लाइक कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जो भी आप लिखना चाहते हो वो छोड़ के जाना। तो आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे।